हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी बाय सागर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं कुछ सच्ची और डरावनी कहानी। तो आज की कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। तो अब बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करता हूं। आज उम्र के इस पड़ाव पर जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो स्कूल, कॉलेज के दिन और तमाम दोस्तों के चेहरे आंखों के आगे थिरकने लगते हैं। उन मस्ती भरी यादों में कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें शामिल होती हैं, जिन्हें याद करके होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। पर उन यादों में कुछ पन्ने बेहद डरावने भी हैं, जिनकी याद आते ही आज भी मेरा शरीर ठंडा पसीना उगल देता है। चाहकर भी कभी डर के उस खौफनाक हादसे को भुला नहीं पाया, और वो हादसा आज भी कहीं अंदर छिपकर बैठा है। आज से 22 साल पहले जब मुझे आईआईटी का कंपटीशन क्रैक करके बहुत अच्छी रैंक के साथ एक अति सम्मानित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला, तो मैं फूला न समाया क्यों कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही मेरा एकमात्र सपना था जो पूरा हो गया था। मुझे लगता कि जैसे मैंने बादलों का एक सुनहरा टुकड़ा अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया है। सबने बहुत बधाइयां दी, अखबार में फोटो छपी और मुझे लगने लगा कि मैं कोई अति विशिष्ट व्यक्ति हूं। पर सच्चाई इससे कोसों दूर होती है, और उसका एहसास हमेशा भुगतने के बाद ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पापा काउंसिल में मेरे साथ आए और काउंसलिंग के बाद मेरा हॉस्टल भी देखने गए। हॉस्टल बहुत अच्छा था और हर कमरे में 2 छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। पर अभी रूम किसी को अलॉट नहीं हुआ था, सो पता नहीं चल पाया कि मुझे कौन सा रूम मिला है। हाँ, और मेरे साथ दूसरा कौन रहने वाला है। पापा ने कॉलेज का मेस देखा और जरूरत का सामान खरीद कर देने के बाद वापस चले गए। पापा को ट्रेन पर बैठाने के बाद मैं वापस हॉस्टल आ गया और बाकी साथियों के साथ एक बेंच पर बैठ गया। सामान भी अपने पास ही रख लिया और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगा। तभी पास से सीनियर्स का एक ग्रुप गुजरा, तो मुझे पढ़ते देखकर वे लोग हंसने लगे और उनमें से किसी ने कहा, "ये तो टॉपर लगता है भाई, देखो कितना दिल लगाकर नीतू सिंह को देख रहा है। अबे नजर लगाएगा क्या नीतू सिंह को? ऋषि कपूर उल्टा लटकाकर मारेगा साले।" मुझे बहुत बुरा लगा और मैं तिलमिलाकर खड़ा हो गया और बोला, "ये क्या बदतमीजी है और ये कौन सी लैंग्वेज है बात करने के लिए?" मैं गुस्से में बोला। तो एक गोरा चिट्ठा स्मार्ट सा लड़का आगे आकर बोला, "बदतमीजी तो अभी कहाँ दिखाई है मेरे लाल, अभी तो तूने सिर्फ किताब का टाइटल देखा है, किताब कहाँ देखी है?" तभी कुछ लड़के आ गए और एक ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, "ये सीनियर्स हैं, इनके मुंह मत लग वरना रैगिंग में परेशान कर डालेंगे ये लोग। चल सॉरी बोल और मामला खत्म कर।" पर मैंने सॉरी नहीं बोला। मुझे चुप देखकर वो लड़का खुद ही हाथ जोड़कर बोला, "गलती हो गई सर इससे, आप लोग ही तो इस परदेश में हमारे माई बाप हों। ये आज ही आया है इसलिए पहचान नहीं पाया।" ओके ओके रिलैक्स बच्चों, कहते हुए वो लोग आगे चले गए। तो वो लड़का बोला, "भाई मैं नीलेश हूं, नीलेश राजौरिया। मैं काउंसलिंग के लिए परसों ही आ गया था और अब तक यहां के तौर तरीके ही जानने में लगा हूं।" मैंने भी हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, "मैं संजय रस्तोगी, इलाहाबाद से आया हूं।" और नीलेश से गले मिला। यहीं से मेरी नीलेश के साथ दोस्ती की शुरुआत हुई, जो अभी तक कायम है। हमें कमरे अलॉट होने लगे थे, पर हर किसी की मांग को इग्नोर किया जा रहा था। खैर, मुझे हॉस्टल के तीसरे माले पर 13 नंबर रूम मिला और नीलेश को उसी माले पर 4 नंबर रूम मिला। हम अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में आ गए। अभी मेरे साथ दूसरा कौन रहने वाला है ये पता नहीं चल पाया था। मैं अपना सामान जमाने लगा। खाने पीने का टाइम फिक्स था और रात के खाने का टाइम हो गया था, सो मैं नीलेश के रूम में चला गया और हम दोनों खाना खाने मेस में चले गए। खाना अच्छा बना था और मुझे भूख भी लगी थी, सो मैंने भर पेट खाना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी देर में ही मुझे गहरी नींद आ गई, पर रात के 2 बजे कमरे में आती अजीब सी आवाज से मेरी नींद टूट गई और मैं उठ बैठा। हॉस्टल के पीछे ही रेलवे लाइन थी और उसी समय एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल रही थी और उसकी आवाज और सीटी ने रही सही कसर पूरी कर दी।
ट्रेन निकल जाने के बाद मुझे फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई सिसक सिसक कर रो रहा हो और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा भी रहा हो। ये आवाज़ किसी महिला की है या पुरुष की, ये मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी न जान सका। उसी समय लाइट चली गई और पंखा भी बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा हो गया और तभी किसी लड़की की खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी लकड़ी की अलमारी के पास कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा है। मैंने बड़ी हिम्मत करके खुद पर काबू पाते हुए पूछा, कौन है? बदले में फिर वही खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी और किसी के दौड़कर बाहर निकल जाने का भी आभास हुआ। पर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ न आई तो मैं इसे अपना भ्रम समझकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद ही मुझे बाथरूम में नलके से पानी गिरने की आवाज़ आई। लाइट अभी तक ना आई थी, पर नल बंद करना ज़रूरी था। सो मैं मोबाइल की रोशनी में बाथरूम तक पहुंचा तो देखा वॉश बेसिन का नल खुला था और उसी से पानी गिर रहा था। मैंने नल बंद किया और आकर बिस्तर पर बैठ गया। करीब 5 मिनट बाद फिर से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी तो मैं फिर खींचता हुआ उठा और नल बंद करने बाथरूम में पहुंचा तो मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। इस बार वॉश बेसिन के नलके से पानी नहीं, खून गिर रहा था और पूरा वॉश बेसिन खून से भरा था। मैं डर के मारे कांपने लगा और मेरे मुंह से एक शब्द न निकल सका। अचानक नलका अपने आप बंद हो गया और वॉश बेसिन में भरा खून भी बह गया। मैं आकर निढाल सा बिस्तर पर गिर पड़ा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी फिर किसी की सिसकियों की आवाज़ आने लगी। डर की वजह से मुझे लगा कि मेरा सारा बदन सुन्न पड़ गया है और बोलने की शक्ति भी चली गई है। अचानक लाइट आ गई और पंखा चलने लगा। मैं बल्ब जलाने के लिए बिजली का स्विच ऑन करने उठने ही वाला था कि चलते हुए पंखे से कुछ भरभरा कर मुझ पर गिरा। मैं डर से चीख पड़ा और तभी मुझे फिर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं जहां था वहीं नर्वस सा होकर बैठ गया और मैंने मोबाइल की रोशनी में देखा कि मुझ पर पंखे से कुछ अजीब सी चीज़ें गिरी थीं, जिनमें कबूतर के पंख, दीवार के उखड़े हुए प्लास्टर के टुकड़े, कुछ छोटे छोटे पत्थर और मरे हुए 3 चमगादड़ थे। मैं उछलकर खड़ा हो गया और दौड़कर लाइट जलाई तो देखा मेरा पूरा बिस्तर इन्हीं चीज़ों से भरा था। मैंने चादर खींचकर सारा कचरा नीचे गिराया और बल्ब जलता हुआ छोड़कर बैठ गया। तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, पर मुझ में हिम्मत न थी दरवाज़ा खोलने की, सो मैं बैठा रहा। तभी बाथरूम का फ्लश चलने की आवाज़ आई और उसके 2 मिनट के बाद ही मेरे बेड के पास रखी हुई कुर्सी चरमराई। मैंने साफ महसूस किया कि कोई उस कुर्सी पर बैठा है। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा और घिघियाते हुए बड़ी मुश्किल से बोला, कौन है? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझसे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मेरी आवाज में हकलाहट थी और गले में जैसे कांटे चुभ रहे थे। मुझे फिर वही जानलेवा हंसी सुनाई दी जो चंद मिनटों बाद ही रुदन में बदल गई। मेरा नाम संगीता है। एक खनकती हुई आवाज मेरे कानों से टकराई तो मैं बोल उठा, तुम मुझे क्यों परेशान करके डरा रही हो बहन? पर जवाब में वो बड़ी डरावनी आवाज में चीख उठी, खबरदार, खामोश हो जाओ। अब एक बार भी तुमने मुझे बहन कहा तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें मार डालूंगी। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा बहन, पर मैं बहुत डर हुआ हूं, मुझे और मत डराओ। प्लीज संगीता, तुम चली जाओ, मुझ पर रहम करो। बदले में वो फिर से वही हड्डियों को खंपा देने वाली हंसी हंस पड़ी। चीख कर बोली, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, ये मेरा कमरा है, मैं पिछले 13 सालों से यहां रह रही हूं और यहीं रहूंगी। इसी कमरे में मैं उन चारों दरिंदों के आगे रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने मेरी एक न सुनी। उन चारों में तुम्हारा बड़ा भाई विजय भी था। मैं और विजय एक ही शहर इलाहाबाद के रहने वाले थे। मैं विजय को भाई मानती थी और विजय भैया कहकर बुलाती थी, पर वो भाई के नाम पर कलंक निकला। अब तुम्हें अपनी जान देकर उस कलंक को मिटाना होगा। तुम इस कमरे से जिंदा बचकर नहीं जा सकते संजय, पर मेरे बड़े भाई विजय की तो मृत्यु हो चुकी है। वो फिर बड़ी कर्कशता से हंसते हुए बोली, मैंने ही मारा है उस अधर्मी को जो मुंह से बहन कहता था, पर उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ वासना थी।
उस समय ये गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था और मुझे यही कमरा मिला था। मेरी रूममेट मधुलिका अपने घर गई हुई थी। ये बात मैंने ही विजय को बताई थी। उस रात मूसलाधार पानी बरस रहा था। मैं खाना खाकर सो चुकी थी। अचानक विजय का फोन आया और उसने फोन पर पूछा कि क्या मेरे पास बुखार की कोई दवा है। मैंने घबरा कर पूछा, भैया क्या आपको बुखार हो गया है? तो उस पापी ने कहा, हाँ मुझे बहुत तेज बुखार है और मैं दवा लेने तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम दवा निकाल कर रखो। वो नीच अपने 3 दोस्तों को लेकर और चौकीदार को चकमा देकर गर्ल्स हॉस्टल में घुस आया और सीधा इस कमरे में आ गया। मुझे उसकी नीयत पर कभी शक न हुआ था। मैं उसे अपने सगे भाई से ज्यादा मान देती थी। उस नीच ने मुझसे दवा खाने के लिए पानी मांगा। मैं पानी लेने मुड़ी तो उसके तीनों दोस्त भी दबे पांव अंदर आ गए और पर्दे के पीछे छिप गए। मैं पानी लेकर आई और तुम्हारे उस नराधम भाई को गिलास पकड़ाया, पर तभी मुझे लगा जैसे उस नीच ने शराब पी रखी है। मैंने उससे पूछना चाहा कि क्या उसने शराब पी है, पर मैं पूछ न सकी क्योंकि किसी ने क्लोरोफार्म में डूबे रुमाल से मेरी नाक और मुंह दबा दिया था। मैं बेहोश हो गई और मेरी बेहोशी की अवस्था में उन चारों राक्षसों ने मेरा कौमार्य छिन्न भिन्न कर डाला। मैं बेहोशी में पड़ी रही और मेरे शरीर से खून निकलकर बहता रहा। अपनी मनमानी करने के बाद उन्होंने मेरे गले में मेरे ही दुपट्टे का फंदा बनाकर इसी पंखे से लटका दिया और फर्श पर पड़ा खून एक कपड़े से पोंछकर इसी वॉश बेसिन में निचोड़ते रहे। सारे सबूत मिटाकर वो चारों नर पिशाच जैसे आए थे वैसे ही चले भी गए और किसी को कानों कान खबर न हुई। मेरी मौत हो चुकी थी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मुझ पर बीती थी उसका कोई जिक्र न था। प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर केस फाइल बंद करवा दिया और आत्महत्या की वजह सीनियर छात्रों द्वारा फ्रेशर्स की रैगिंग बताकर मामला रफा दफा करवा दिया। मेरी आत्मा ये सब देखकर चीत्कार कर उठी और तब मैंने निश्चय किया कि मैं प्रिंसिपल सहित इन चारों को मार डालूंगी और तभी मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। मेरे मम्मी पापा मेरी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सके और कुछ दिनों बाद ही एक एक कर वो भी अलविदा कह गए। मैं उनकी इकलौती संतान थी और उनकी मौत पर खून के आंसू रोई थी, पर मैं अपने सूक्ष्म शरीर में कैद एक आत्मा थी, सो कुछ न कर सकी। मैं अपना सूक्ष्म शरीर लेकर वापस इस कमरे में लौट आई और मैंने अपना पहला शिकार प्रिंसिपल को बनाया। लोगों को उसकी लाश यहीं पीछे रेलवे लाइन पर कटी हुई पड़ी मिली। तुम्हारे भाई को डिग्री मिल चुकी थी, सो वो अपने उन्हीं तीनों दोस्तों के साथ कॉलोनाइजर बन गया और तब एक एक करके पहले मैंने उसके तीनों दोस्तों को मार डाला। एक दोस्त लिंटर के नीचे दबकर मर गया, दूसरा बिजली की तारों में उलझकर करंट से मर गया और तीसरा बुलडोजर की चपेट में आकर मर गया। अब मेरा असली हत्यारा तुम्हारा कलंकी भाई विजय बचा था। उसको मैंने खुली लिफ्ट से धक्का देकर गिरा दिया और जमीन तक पहुंचते पहुंचते उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए। तुम्हारे भाई पर बैंक का लोन था जो तुम्हारे पापा को मकान बेचकर चुकाना पड़ा। अब सिर्फ तुम बचे हो। तुमको मारकर मैं मुक्त हो जाऊंगी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और जिस तरह मेरा खानदान मिट गया उसी तरफ तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा खानदान भी मिट जाएगा। वो जोर जोर से हंसने लगी और मैं डर से कांपता रहा। मैंने उससे हाथ जोड़कर अपने भाई के कुकर्मों की माफी मांगी, पर वो हंसती रही। मैं जान बख्शने की दुहाई देता रहा और वो हंसती रही और फिर वो अपने असली रूप में आ गई। अपनी टूटकर लटकती हुई गर्दन और बड़े बड़े नाखूनों वाले पंजों में मुझे दबोचकर मार डालने की नीयत से मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटता हुआ बेड पर गिर गया, पर वो न रुकी। मुझे लगा कि अब मेरी मौत निश्चित है। मुझे मेरे मम्मी पापा रोते बिलखते हुए दिखाई देने लगे। मुझे एक ऐसे गुनाह की सजा मिलने जा रही थी जो मैंने किया ही नहीं था। उसने मेरी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। मैंने उसे जोर से धक्का देकर खुद को छुड़ाया, पर उसकी पकड़ में मेरी शर्ट का कॉलर आ गया और शर्ट फटती चली गई। अचानक उसने अपनी टूटी हुई गर्दन को टेढ़ी करके छत से लटके पंखे को घूर कर देखा और पंखा जोरदार आवाज करता हुआ मेरे पैरों पर गिरा। मैंने अपनी पैरों की हड्डियां टूटने की आवाज स्वयं सुनी।
पर तभी उसकी नज़र मेरी शर्ट की फटी हुई आस्तीन पर पड़ी और वो चीख कर दूर जा गिरी। मैं समझ नहीं पाया कि वो कैसे गिरी। अचानक मेरी नज़र अपने दाहिने बाजू पर पड़ी, जहां मम्मी ने संगम के किनारे बैठे एक गोदना गोदने वाले से एयूएम नमः शिवाय के साथ एक त्रिशूल गुदवा दिया था और कई दिन तक उस पर हल्दी और गरम तेल लगाती रही थी। मैं संगीता के दूर जा गिरने की वजह समझ चुका था। अब मेरे पास मेरा अमोघ अस्त्र था। सो मैंने अपनी वही बाजू उसकी आंखों की तरफ कर दी और घिसटता हुआ उसकी तरह बढ़ने लगा। वो चीखती रही और कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाती रही, पर मैं उसके पास पहुंच चुका था। मैंने अपनी बाजू उसके चेहरे की तरफ आंखों के बिल्कुल नजदीक कर दी। वो छटपटाती हुई जमीन पर गिर गई और अपने हाथ पैर पटकने लगी। मैंने फिर यही क्रिया दोहराई तो वो भयानक आवाज निकालकर और जोर से छटपटाने लगी और फिर उसकी काया काले सुरमई धुएं में तब्दील होकर खिड़की से बाहर निकल गई। मैं फिर घिसटता हुआ बेड तक पहुंचा और फोन उठाकर नीलेश को फोन किया। मैंने उसे बताया कि छत से लटका हुआ पंखा मेरे पैरों पर गिर पड़ा है और पैरों की हड्डियां टूट गई हैं। थोड़ी देर में वो सबको खबर करता हुआ आया और बड़ी मुश्किल से दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर घुसा। मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां मैं 3 महीने तक एडमिट रहा। ठीक होने के बाद मैंने पूरी घटना नीलेश को सुनाई तो वो अचंभित रह गया। अब सिर्फ हम दोनों को ही ये पूरी कहानी पता थी। पढ़ाई पूरी करके हम दोनों अपनी नौकरियों के चलते अलग अलग शहरों में चले गए, पर आज भी जब फोन पर बात होती है तो उस घटना का जिक्र जरूर होता है। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मैं पेशे से एक छोटा मोटा पत्रकार, रोज ऑफिस में डांट खाकर दिन गुजारने वाला, कि कभी ढंग की न्यूज नहीं लाता, पर कौन समझाए कि बड़ी न्यूज भी हम जैसों के माध्यम जाए तो छोटी बन जाती है। पर बड़े पत्रकार अगर माचिस की तीली की भी न्यूज लाए तो हेडलाइन पर आती है। मैंने सोचा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सेंसेशनल, थोड़ा क्रिमिनल और थोड़ी समझदारी को ब्लेंड किया जाए, तभी काम बनेगा। बचपन से ही खोजी प्रवृत्ति का होने के बावजूद पता नहीं कैसे मैं अपनी इस खूबी को भूला रहा। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की और मेरी नज़र छत्तीसगढ़ पर जाकर टिक गई। दूसरे नंबर पर कलकत्ता था, किंतु छत्तीसगढ़ में मुझे ज्यादा संभावनाएं नजर आईं। ये तब की बात है जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के लोग अंधविश्वास और टोना टोटका के साथ भूत प्रेतों पर बहुत विश्वास करते थे और बीमार होने पर भी डॉक्टर के पास न जाकर झाड़ फूंक करने वालों के पास जाते थे। झाड़ फूंक करने वालों को स्थानीय भाषा में बैगा बुलाया जाता था। काफी पिछड़ा इलाका हुआ करता था छत्तीसगढ़, और जिस तरह की न्यूज की तलाश मुझे थी उसके मिलने की काफी संभावना वहां थी। मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त हाइडल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर था और छत्तीसगढ़ में कार्यरत था, सो मैंने वहां जाने का मन बनाया। मेरा दोस्त सुधीर वहीं का रहने वाला था और छत्तीसगढ़ कोटे से ही उसे नौकरी मिल गई थी। जिला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जंगल इतने सघन हैं कि सूरज की रोशनी की एक किरण भी उन घने पेड़ों को बेधकर नीचे धरती तक नहीं पहुंच पाती। सुधीर का तबादला दंतेवाड़ा में ही हो गया था। मैंने सुधीर को फोन किया और बताया कि मैं 4 दिनों के लिए दंतेवाड़ा आ रहा हूं और आज ही रात को निकलूंगा। सुधीर बहुत खुश हुआ। मेरी ट्रेन कुछ लेट हो गई और जब मैं दंतेवाड़ा पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने बाहर निकलकर नजर दौड़ाई, पर कोई रिक्शा या ऑटो नजर ना आया, तो मैंने एक कुली से पूछा किसी सवारी के लिए। उसने मुझे सिर से पांव तक देखा और बोला, दंतेवाड़ा में आपको कहाँ जाना है बाबूजी? मैंने पता बताते हुए कहा, हाइडल कॉलोनी जाना है भाई। उसने अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला, इस समय आपको वहां के लिए कोई सवारी नहीं मिलने वाली है। पर क्यों? मैंने अचंभित होते हुए पूछा तो वो सरपट भाग निकला। मेरी समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने सुधीर को फोन किया और बताया कि कोई सवारी नहीं मिल रही है तो वो आ जाए और मुझे अपनी बाइक से ले जाए। सुधीर ने तुरंत ही मना कर दिया और बोला, इतनी रात में कोई सवारी नहीं मिलेगी क्योंकि रास्ते में बहुत घना जंगल है।
और सूरज डूबने के बाद उधर कोई नहीं आता जाता। वहां आस पास में कोई होटल भी नहीं दिखा मुझे। मैं स्टेशन के छोटे से मुसाफिर खाने में जाकर बैठ गया और सोचा कि कोई ढंग का बंदा मिले तो पूछूं कि कोई क्यों नहीं जाता रात में जंगल से। पर कोई नहीं मिला ऐसा जो मुझे कुछ बता पाता। मुसाफिर खाने में मेरे अलावा 2 और लोग बैठे थे। मैं चाय पीने के इरादे से बाहर प्लेटफॉर्म पर आया, पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। चाय का तो सवाल ही नहीं उठता। सो मैं वापस वेटिंग रूम में लौट आया और वहां बैठे एक उम्र दराज मुसाफिर से पूछा, चाचा यहां स्टेशन पर इतना सन्नाटा क्यों है? उन्होंने बताया, यहां इस स्टेशन पर रुकने वाली ये आखिरी ट्रेन है और अब कोई ट्रेन नहीं आने वाली, सो कुली वगैरह भी चले जाते हैं। मुझे तो कोई सवारी भी नहीं मिली चाचा। मैंने खींच कर कहा तो वो बोले, अभी 2 दिन पहले ही इतनी दर्दनाक घटना हुई है तो सवारी कैसे मिलेगी बेटा? अब तो सुबह ही जाना हो पाएगा। चाचा क्या हुआ है 2 दिन पहले? मैंने पूछा तो उन्होंने कोई जवाब न दिया और बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। अजीब लोग हैं यहाँ के। मुझे तो उकताहट होने लगी थी। निजी तौर पर मैं थोड़ा निर्भीक और आधुनिक स्वभाव का हूं और भूतों प्रेतों या ऊपरी बलाओं पर रत्ती भर यकीन नहीं करता। सो मैंने सोचा कि यहां बैठने से अच्छा है कि पैदल ही चला जाए और मैं बैग उठाकर चल पड़ा। रात के करीब 11:30 बजे रहे थे। मैंने एक सिगरेट निकालकर सुलगाई और धीमे धीमे कश लेता हुआ चलने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद जंगल शुरू हो गया था। मैं एक पगडंडी पर चलने लगा जिसके दोनों तरफ काफी घनी झाड़ियां और पेड़ बेतरतीबी से उगे थे। जंगल अब धीरे धीरे घना होता जा रहा था, पर कभी कभी चांद की रोशनी पगडंडी पर पड़ जाती थी और मैं उस जरा देर की रोशनी में दूर तक देखने की कोशिश में पगडंडी पर चलता चला जा रहा था। अचानक नीलगाय का एक जोड़ा चीखता हुआ दिखा और पगडंडी पर भागता हुआ निकल गया। तो मैंने अपने आसपास नजर दौड़ाई और खुद को बिल्कुल अकेला देखकर पहली बार डर से थोड़ा सहम गया। जंगल और घना होने लगा था और जंगली जानवर भी काफी तादाद में घूमते फिरते दिखने लगे थे। तभी मेरा सिर किसी पेड़ से लटकी हुई भारी भरकम मगर बेहद ठंडी सी चीज से टकराया। तो मैंने रुककर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा और देखते ही मेरी सांस रुक गई। वो एक बहुत बड़ा और मोटा सा अजगर था जो पीपल के पेड़ की डाल से लिपटा हुआ था और उसकी पूंछ मेरे सिर से टकराई थी। मैं दौड़कर उस पीपल से दूर जा खड़ा हुआ और लंबी लंबी सांसें लेता हुआ थोड़ी देर सुन्न सा खड़ा रहा। मुझे लगा शायद मैंने अकेले चल पड़ने का गलत निर्णय ले लिया है, पर अब मैं करीब आधा जंगल पार कर चुका था, सो वापस लौटने का कोई सवाल ही नहीं था। मुझे लगा कि अगर कोई ढंग की सवारी होती तो बड़ी आसानी से शहर तक पहुंचा जा सकता था। कम से कम इस तरह की दिक्कत तो न होती। अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा मुझसे टकराई और मुझे सिहरन सी महसूस हुई और उसके करीब 5 मिनट के बाद मुझे ढोलक, मंजीरे और घुंघरू की आवाज के साथ किसी मोटर वाहन के चलने की आवाज सुनाई देने लगी जो शायद काफी दूर से आ रही थी। मैं खुश हो गया कि चलो अब उनसे लिफ्ट ले लूंगा और जल्दी ही शहर पहुंच जाऊंगा। जंगल की पगडंडियां अब घुमावदार हो गई थीं और करीब हर 4 फरलांग के बाद किसी न किसी तरफ मुड़ जाती थी। अचानक बहुत से पक्षियों की एक साथ चीखने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा और कुछ चमगादड़ पेड़ों से नीचे पगडंडी पर आ गिरे। आगे का रास्ता और भी मुश्किलों से घिरा होगा, यह अनुमान लगते ही मैं डरने लगा। मुझे बड़ी बेसब्री से पीछे आते हुए मोटर वाहन की प्रतीक्षा थी, पर शायद घुमावदार पगडंडियों और जंगली जानवरों की वजह से देर लग रही होगी, ऐसा मैंने सोचा। मैं पगडंडी के एक तरफ पड़े पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगा और बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने ही वाला था कि एक मोटा सा बंदर मेरे ऊपर कूद पड़ा। मैं जब तक कुछ समझ पाता तब तक वो मेरी पानी की बोतल झपट कर भाग निकला और दूर एक बरगद के तने पर लटक कर चढ़ गया। मुझे पैदल चलने की वजह से जोर की प्यास लगाई थी और अब मेरा गला भी सूखने लगा था। मैंने पानी की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई, पर कहीं कुछ नजर न आया। मुझे लघु शंका की तीव्रता का एहसास हुआ और जब मुझसे रुका नहीं गया तो मैं थोड़ा आगे बढ़कर एक पेड़ के पास जाकर लघु शंका से निवृत्त होने लगा। पर तभी अचानक हवा का एक धूल मिट्टी से भरा हुआ चक्रवात सा उठा
और बड़े वेग से गोल गोल घूमता हुआ पेड़ को अपनी गिरफ्त में तीव्रता से ले लिया। मैं भी उस भयानक चक्रवात में फंसकर स्थिर न रह सका और जमीन से करीब 2 फुट ऊपर उठ गया। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरा सारा शरीर जकड़कर बांध दिया और चक्रवात में फेंक दिया हो। मैं अपने हाथ पांव भी हिला ना पा रहा था। मुझे लगा कि मैं बस अब मरने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपने गले पर किसी के हाथों की मजबूत पकड़ महसूस की, जैसे कोई मुझे गला घोंट कर मार देना चाहता हो। अचानक एक चमत्कार सा हुआ और वो चक्रवात मुझसे दूर होकर धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब मेरे शरीर में वो जकड़न भी नहीं थी। मैंने अपना गला टटोला और सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो शर्ट के सारे बटन टूट चुके थे, बनियान जगह जगह से फट गई थी और मैं धूल मिट्टी में बुरी तरह से सना हुआ था। मेरे बालों और आंखों में भी मिट्टी भरी थी। अचानक मेरा हाथ मेरे गले में पड़े काले धागे से बंधे AUM पर पड़ा तो मैंने उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और भागकर उस पेड़ से दूर जा खड़ा हुआ। मेरे वहां से दूर होते ही पेड़ से मिट्टी की मटकियां नीचे गिर गिर कर टूटने लगीं। मैं बुरी तरह डर गया और नजर ऊपर उठकर देखा तो वो एक पीपल का विशालकाय पेड़ था और उसकी डालों पर बंधी मटकियां गिर गिर कर टूट रही थीं। ये ठीक वैसी ही मटकियां थीं जो किसी की मृत्यु के बाद मृतात्मा के लिए पानी भरकर पीपल के पेड़ से लटकाई जाती है। मैं सिर से पांव तक सिहर उठा और डर के मारे किसी मलेरिया के मरीज की भांति कांपने लगा। मुझे पछतावा हुआ कि मैंने क्यों पैदल निकल चलने का निर्णय लिया। अब मुझे बड़ी बेसब्री से उस मोटर वाहन की प्रतीक्षा थी जिसकी आवाज अब काफी पास से सुनाई दे रही थी। करीब 5 मिनट बाद मुझे वो मोटर वाहन आता दिखा। वो एक मिनी बस थी जो बड़ी खूबसूरती से गेंदे के फूलों की लड़ियों से सजाई गई थी और ढोलक, मंजीरे और घुंघरू की लयबद्ध ध्वनि के साथ गाने की और हंसने बोलने की आवाजें भी आ रही थीं। मेरे मन को शांति मिली और ये सोचकर कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरा डर भी कम हो चला था। मैंने मिनी बस की सजावट देखकर अनुमान लगाया कि ये कोई बारात है जो या तो विवाह करवाने जा रही है या विवाह के बाद बहू लेकर लौट रही है। दोनों ही परिस्थितियों में मुझे लिफ्ट मिल जाने का भरोसा हो गया था और अब मैं थोड़ा निश्चिंत भी हो गया था। पर बीच बीच में उल्लुओं और चमगादड़ों की चीखती आवाजों के गूंजने से मेरा दिल डर के मारे कांप जाता था। मैंने मिनी बस की दिशा में देखा पर वो शायद घुमावदार रास्ते में कहीं मुड़ गई होगी, सो दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद मिनी बस फिर दिखी और फिर किसी मोड़ पर लुप्त हो गई। बहरहाल मैंने सोचा कि एक ही रास्ता होने की वजह से देर सवेर वो इधर ही आएगी, सो निश्चिंत होकर एक पत्थर पर बैठ गया। करीब 10 मिनट के बाद वो मिनी बस फिर से रास्ते पर दिखी और इस बार वो मुझसे काफी नजदीक थी। मिनी बस के अंदर की लाइट्स भी जल रही थी, सो मैंने देखा अंदर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा था और बारातियों में स्त्री पुरुषों के साथ बच्चे भी बैठे थे। ढोलक, मजीरे और घुंघरू की थाप पर गीत गाए जा रहे थे और बड़े हर्षोल्लास का माहौल था। उनको देखते ही मेरा सारा डर काफूर हो गया और मैं उठकर रास्ते के बीचों बीच अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। मिनी बस की हेडलाइट में मैं उन लोगों को साफ नजर आ रहा था। उन लोगों ने भी मुझे देख लिया था शायद, और फिर मंथर गति से चलती हुई मिनी बस मेरे पास आकर रुक गई। अंदर गाने बजाने की आवाजें भी रुक गई थीं। तभी बस का दरवाजा खुला और एक रौबदार पुरुष ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। उस पुरुष ने सर पर लाल रंग की छींटदार पगड़ी पहनी थी और सिल्क की धोती कुर्ते में उनकी रौबदार मूंछें बहुत अच्छा प्रभाव डाल रही थी। मैंने बस के अंदर नजर दौड़ाई तो महिलाएं भी जेवर गहनों से लदी हुई सुंदर कपड़ों में सुसज्जित थीं। सभी लोग बहुत कुलीन लग रहे थे। उस अधेड़ से दिखने वाले रौबदार पुरुष ने बड़ी नरमी से कहा, मैं ठाकुर बलवंत सिंह हूं, बेटे की शादी करा के बहू लेकर लौट रहा हूं। आपको इस रास्ते में कोई सवारी न मिलेगी, सो आप हमारे साथ आ जाएं। हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। उनकी बातों में न जाने कितनी मिठास थी कि मैं चलकर उनके पास जा पहुंचा और मिनी बस के अगले दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचकर सबको नमस्ते करता हुआ एक खाली सीट पर बैठ गया। मेरे बैठते ही बस चल पड़ी।
गाना बजाना और चुहलबाजियां फिर से शुरू हो गई। मुझे आगे के रास्ते का कोई ज्ञान नहीं था, सो चुपचाप बैठा रहा और उनके गीत सुनता रहा। मिनी बस घुमावदार रास्तों से होती हुई गुजर रही थी। मैं पैदल चल चलकर बुरी तरह थक चुका था, सो आंखें बंद करके थोड़ा आराम करने लगा। अचानक बर्फीली हवाओं से मेरी आंख खुल गई। मेरे कपड़े पहले ही फट चुके थे और मुझे लग रहा था कि ये बर्फीली हवाएं मेरी हड्डियों को छेदती हुई आर पार निकल जाएगी। तभी एक घुमावदार मोड़ फिर आ गया। मिनी बस उस रास्ते पर मुड़कर चलने लगी। मैंने यूं ही एक उचटती हुई नजर बस में बैठे हुए बारातियों पर डाली तो मुझे कुछ अटपटी सी फीलिंग हुई। मुझे लगा कि सब मुझे ही घूर कर देख रहे हैं और उनकी पलकें भी नहीं झपक रही हैं। तभी उस अधेड़ से रौबदार सज्जन ने एक टोकरी खोली और उसमें से 2 लड्डू निकलकर मुझे खाने के लिए दिए। मेरी एक मुट्ठी में मेरे गले में बंधा AUM था, जिसे मैंने पेट की जेब में रख लिया और दोनों हाथों में एक एक लड्डू ले लिए। खाओ बेटा, उन सज्जन ने बड़ी मधुर आवाज में कहा। तभी मैंने देखा मिनी बस एक बावड़ी के पास खड़ी है और उस बावड़ी पर लकड़ी का एक टूटा हुआ पुल भी है। मैं बड़े असमंजस में था कि इस टूटे हुए पुल पर चलकर मिनी बस कैसे जाएगी। परेशान होकर मैंने अपनी गर्दन घुमाकर बारातियों को देखा और मैं भय से चीख पड़ा। पूरी बस में जीवित नरकंकाल बैठे थे। बस की ड्राइविंग सीट पर भी नरकंकाल बैठा था। अचानक मेरे हाथों की उंगलियों में कुछ चिपचिपाहट सी लगी। मैंने घबराकर मुट्ठी खोल दी और देखा कि मैंने अपनी मुट्ठियों में 2 मानव दिल पकड़ रखे हैं। उन दिलों से खून टपक कर मेरी पैंट पर गिर रहा है। मेरे मुंह से आवाज न निकल पा रही थी। आंखें भय से फटी जा रही थीं और कंठ सूख रहा था। मैंने बावड़ी की तरफ देखा तो डर के मारे कांपने लगा। उस बावड़ी में मुझे चारों तरफ सिर्फ हाथ ही हाथ नजर आ रहे थे, जैसे कुछ लोग डूब रहे हों और उनको सहायता की जरूरत हो। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे नरकंकाल ने मिनी बस टूटे हुए लकड़ी के पुल पर मोड़ दी और मिनी बस की रफ्तार भी बढ़ा दी। अचानक पुल का बाकी हिस्सा भी जोरदार आवाज साथ टूट गया और मिनी बस बावड़ी में समा गई। मैंने अर्धचेतन अवस्था में देखा कि पूरी बावड़ी में पानी की जगह खून भरा था और फिर मैं अचेत हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर उस अचेतन अवस्था में उस खूनी बावड़ी में पड़ा रहा। सुबह किसी चरवाहे ने मुझे मरा हुआ जानकर पास के गांव में जाकर बताया और गांव वालों ने मुझे बाहर खींचकर निकाला। बड़ी मुश्किल से मुझे होश आया और होश में आते ही मैं दर्द से कराह उठा। उस खूनी बावड़ी के जल जंतुओं ने जगह जगह से मेरे शरीर का मांस खा डाला था और कहीं कहीं से तो हड्डियां भी दिख रही थीं। वो लोग मुझे चारपाई पर डालकर अपने गांव ले गए और कोई लेप लगाकर पट्टियां बांध दी। मैं मरणासन्न अवस्था में दिन भर पड़ा रहा। मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं था और गांव वाले झुंड बना बनाकर मुझे देखने आ रहे थे। धीरे धीरे ये बात आसपास के रिहायशी इलाकों में फैल गई। शाम को सुधीर ने भी अफवाह सुनी कि खूनी बावड़ी ने एक और जान ले ली है, तो वो भागा हुआ आया और मुश्किल से मुझे पहचान पाया। उसने बताया कि वो दिन भर फोन करता रहा पर कोई घंटी न जाने से परेशान था। किसी तरह एक ट्रैक्टर की ट्राली में मुझे डालकर गांव वालों ने सुधीर के घर पहुंचाया। सुधीर ने ही मेरे घर फोन करके मेरी मां को बताया कि मेरा मोबाइल कहीं गिर गया है और मुझे रास्ते की थकान से बुखार हो आया है। दवा खाकर सो गया हूं। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार हुआ और मैं चलने फिरने लायक हो गया। तो सुधीर ने मुझे उस खूनी बावड़ी के बारे में बताया कि 16 साल पहले पास के गांव के जमींदार के बेटे का विवाह इसी कॉलोनी के पास वाले गांव जमींदार की बेटी से हुआ। पर वो लड़की एक दूसरे लड़के से प्यार करती थी। लड़का नीची जाति का था, सो विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता था। वो लड़का जमींदार के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, पर जमींदार ने उसे कोड़ों से पिटवाया और उसके पिता को हाथ पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर रात के अंधेरे में उसी घने जंगल में फेंकवा दिया। फलस्वरूप जंगली जानवरों ने उसके बाप को मार डाला और उसका काफी मांस भी खा गए। सुबह उसकी पहचान उसके कपड़ों से हुई और लड़के ने किसी तरह बाप को लाकर उसका क्रियाकर्म किया। उसके बाद उस लड़के ने गांव छोड़ दिया और दंतेवाड़ा के बीहड़ों में चला गया।
जमींदार ने बेटी की शादी तय की और बारात आई। विवाह भी संपन्न हो गया। विवाह वाले दिन ही बारात आने के बाद उस लड़के ने बावड़ी के ऊपर बना लकड़ी का पुल बीच में से काट डाला। बारात बहू को लेकर एक मिनी बस में रवाना हुई, पर रात के अंधेरे में वो लोग कटा हुआ पुल न देख सके और पूरी मिनी बस ने उसी बावड़ी में जल समाधि ले ली। कोई भी नहीं बचा। लड़के ने सब कुछ देखा और अपने बाप का बदला ले लेने का संतोष महसूस किया। फिर अपने पैरों में पत्थर बांधकर खुद भी उसी बावड़ी में डूब कर मर गया। तब से वो बावड़ी खूनी बावड़ी के नाम से मशहूर हो गई। आज 16 साल बाद भी वो मिनी बस जंगल में ऐसे ही सजी सजाई घूमती है और रात के अंधेरे में अगर कोई राहगीर मिल जाता है तो इसी तरह खूनी बावड़ियों में डूब कर मर जाता है। खूनी बावड़ी अब शापित हो चुकी है और वहां से कोई भी जिंदा नहीं लौटता। सुधीर ने अचरज से कहा कि पता नहीं कैसे तुम बच गए। वहां से तो पालतू गाय और बकरी भी जिंदा बचकर नहीं लौटे आज तक। मेरा हाथ मेरी पैंट की जेब में पड़े AUM पर जा टिका, क्योंकि मैं समझ गया था कि इसी AUM की वजह से आज मेरी जान बची है। मैं अपने शहर लौट आया और पत्रकारिता को दूर से ही सलाम करके एक स्कूल में शिक्षक बन गया। पर मैं अतीत को अब भी भूल नहीं पाया हूं और जब भी सुधीर से बात होती है तो वो बताता है कि वो खूनी बावड़ी आज भी उसी तरह शापित है। आज भी दिन ढलने के बाद कोई उस जंगल में नहीं जाता। आज भी वो सजी हुई मिनी बस ढोलक मजीरों की ध्वनि के साथ जंगल में घूमती रहती है, किसी नए शिकार की तलाश में। कोई नहीं जानता कि यह सिलसिला कब तक चलेगा और किस तरह रुकेगा।